सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो 10,99,000 बच्चा शेष रह जाता है उसकी लाइफ कैसे कटती है। हो सकता है कि आपकी नॉलेज बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से ज्यादा हो, लेकिन वो नॉलेज किस काम की जो आपके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं लेके आ पाए। आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अनसक्सेसफुल हो चुके हो, आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, और ऊपर से जो रिश्तेदारों को प्रेशर है वो तो अलग लेवल पे चल रहा है। भाई साहब था यूपीएससी देने में उसकी आधी जिंदगी निकल गई, यूपीएससी तो निकला नहीं, लेकिन अब ताने अलग सुनने पड़ रहे हैं लोगों के, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आप 32 साल की उम्र में आके खड़े हो गए हो जहां से आपको ये नहीं पता है कि अब मैं कहां जाऊंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा यूपीएससी नहीं कर पाया वो धंधा क्या करेगा। हर साल 11 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1000 बच्चे ही यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं। तो बाकी जो 10,99,000 बच्चे बच जाते हैं उनके साथ क्या होता है, वो कैसे अपनी लाइफ के साथ आगे सरवाइव करते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि जो 1000 बच्चे निकल गए वो तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो 10,99,000 बच्चा शेष रह जाता है उसकी लाइफ कैसे कटती है, कैसे वो अपनी पूरी जिंदगी इस डर से और इस इमोशन से काटता है कि मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया हूँ। जानेंगे इस बारे में कि क्या होती है यूपीएससी की जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं उनकी लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। वैसे आमतौर पे आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ 3 चीजें ही अपने बच्चों को बताई जाती हैं। नंबर 1 कि या तो वो इंजीनियर बन जाए, नंबर 2 वो डॉक्टर बन जाए, या नंबर 3 वो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर ले। अब देखिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और आईएएस पीसीएस में क्या अंतर है। इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग क्या है कि इंजीनियरिंग जब आप करने जाओगे तो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। हो सकता है कि आपका बच्चा वीक हो तो वो इंजीनियरिंग को 5 साल में क्लियर करे या 6 साल में भी क्लियर कर सकता है, तो लेकिन कभी ना कभी जाके वो एट लास्ट इंजीनियर बन ही जाएगा। यही चीज आती है डॉक्टर लाइन पे। जब आप डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की तैयारी करते हो, एमबीबीएस करते हो, एडमिशन मिलने के बाद अगर एमबीबीएस में आपको 1 साल एक्स्ट्रा भी लग गए या 2 साल आपको एक्स्ट्रा भी लग गए, तब भी आप डॉक्टर कहलाओगे जब आप डॉक्टर बन जाओगे या जब आप एमबीबीएस क्लियर कर लोगे। बहुत ही कम रेशियो ऐसा होता है जो बच्चे बीच में ही इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट छोड़ देते हैं, यानी कि ना तो वो बच्चे इंजीनियर बन पाते हैं ना वो बच्चे डॉक्टर बन पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो तैयारी की है, उसका हमको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिला है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा लेट करता है, मैक्सिमम बच्चे तो अपने फुल टाइम पे ही डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन आईएएस पीसीएस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यूपीएससी के है ना, यूपीएससी कोई कोर्स नहीं है कि जिसपे आप 2 साल में क्लियर कर लो, 3 साल में क्लियर कर लो, या ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आप क्लियर कर ही लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 लाख बच्चों में सिर्फ 1000 बच्चे को क्लियर करना है, बाकी के 10,99,000 बच्चे वहीं रह जाएंगे। तो ये बच्चे क्या करते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक अपनी जिंदगी के यूपीएससी को दे देते हैं, और जब तक उनका लास्ट अटेम्प्ट खत्म होता है उनकी उम्र हो जाती है 32 साल। अब आप सोचो कि आप 32 साल की उम्र पे खड़े हो, जहां पे आपके पास 0 इनकम है, 0 एक्सपीरियंस है, और डिग्री तो चलो आपने कोई ना कोई की होगी, लेकिन उस डिग्री का क्या फायदा कि 32 साल की उम्र में भी आपको वो 1 रुपया कमा के नहीं दे रही है। जब भी आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए एंटर करते हो ना, तब आप अपनी अर्लीस्ट 20 में होते हो, यानी कि 20, 22, 23 साल में अधिकतर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इंजीनियरिंग के बाद भी यूपीएससी करते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा कि जो एवरेज एज रहती है वो 22 साल 23 साल की रहती है जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है। और जब वो वहां से बाहर निकलता है, यानी कि जब वो अनसक्सेसफुल होकर अपने 6 अटेम्प्ट पूरे करके यूपीएससी से बाहर निकलता है, तब उसकी उम्र 32 साल हो चुकी होती है। अब गाइस, आप सपोज करो कि आप 32 साल की उम्र में खड़े हो, जहां पे आप 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के क्रैक नहीं कर पाए हो, उसके बाद आप अपनी लाइफ में कहां जाना चाहोगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल 0 आके हो गया होगा। 0 तो छोड़ो, जमीन के अंदर गड़ गया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप खुद में आपको ये लगने लगा हो कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की, लेकिन मेरे पढ़ाई करने का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट निकला बिल्कुल 0, मैं एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। हो सकता है कि आपने कोई प्री या मेंस क्लियर कर लिया हो, फिर इंटरव्यू में आप रह गए हो सकता है कि आपकी नॉलेज बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से ज्यादा हो, लेकिन वो नॉलेज किस काम की जो आपके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं लेके आ पाए। आप समझो कि आपने इतनी पढ़ाई की, आपने इतनी नॉलेज गेन की है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 है। यानी कि आप आगे अगर आपको लाइफ में बढ़ना है ना, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है।
आप 32 साल की उम्र में आके खड़े हो गए हो, जहां से आपको ये नहीं पता है कि अब मैं कहां जाऊंगा। आपने बहुत सारे आईएएस पीसीएस के इंटरव्यूज भी देखे होंगे, जहां पे उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में टफ डिसीजन लिया और ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे आईएएस करना ही करना है। वो ऐसा बताएंगे आपको कि मैंने तो आईएएस और यूपीएससी को बना लिया था मछली की आंख, और मैं बन गया था अर्जुन कि भाई अब तो मुझे इस पे ही निशाना मारना है। लेकिन यार, जब अर्जुन और मछली और आंख का निशाना हुआ करता था ना, तब यूपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ करता था। और शायद उस समय भी अगर यूपीएससी के एग्जाम वाली बात आई होती ना, तो शायद अर्जुन भी एक बार डगमगा गया होता, क्योंकि मछली की आंख में निशाना मारना बहुत आसान है, लेकिन एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना उससे भी ज्यादा टफ है। तो रहने दो फिर। तो गाइस, जब आप इंटरव्यू देखते हो ना कि आईएएस बताते हैं कि आप बिल्कुल एक ही चीज के लिए इतना लग जाओ कि हर हाल में आपको वो चीज मिल जाए, और कुछ लोगों को मिल भी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर करते हैं, लेकिन उससे कई हजार गुना ज्यादा ऐसे भी लोग होते हैं जो उस अटेम्प्ट में फेल हो चुके होते हैं। तो गाइस, क्या है ना, देखो, एक ऑप्शन के साथ अगर आप लाइफ में चलोगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाया। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस की कि भाई जो बच्चे यूपीएससी में फेल हो गए हैं उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन होता है प्राइवेट जॉब। देखो गाइस, आप सबको पता है कि प्राइवेट जॉब एक टफ जॉब होती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको अपना 100% देना होता है। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि भाई काम करोगे या नहीं करोगे आपको सैलरी मिलती रहेगी, नहीं, प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, आप चूंकि अब आप एक कंपैरिजन समझो कि आपकी उम्र हो चुकी है अब 30 साल 31 साल, जब आप यूपीएससी छोड़ के प्राइवेट जॉब में जा रहे हो। अब आपको जो वहां पे कंपटीशन मिलेगा ना, कंपटीशन में आपको मिलेगा वहां पे 22 साल का लड़का, जो कि आपके 8 साल 9 साल आपसे छोटा होगा, आपसे टेक्नोलॉजी में आगे होगा। वो जस्ट अभी अपनी इंजीनियरिंग या जो भी कोर्स वो करके आया है उससे बिल्कुल जस्ट निकल के आया होगा, उसकी नॉलेज फ्रेश होगी। देखो, प्राइवेट जॉब के पास जो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है ना, वो बचता है बिजनेस का। यार देखो, बिजनेस करना, धंधा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे पुराने लोग ऐसा कहा करते थे कि जो कुछ नहीं कर पाएगा, नौकरी भी नहीं कर पाएगा, वो धंधा कर ले, बिजनेस कर ले, क्योंकि वो सबसे आसान काम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा यूपीएससी नहीं कर पाया वो धंधा क्या करेगा, क्योंकि धंधा यूपीएससी से कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा भी टफ होता है। क्योंकि यार जॉब में देखो, जॉब में आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जो भी आपके बॉस ने आपको काम दिया है आपको उस काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद आग लग जाए कंपनी में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप अपना धंधा करने पे आते हो ना, तो आपकी वो नौकरी 24/7 की रहती है। किसी भी प्राइवेट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपके पास टाइमिंग सेट रहती है कि भाई मुझे तो 8 घंटे काम करना है, मुझे 12 घंटे काम करना है। लेकिन जो धंधा होता है ना, धंधा 24 घंटे की नौकरी वाला धंधा होता है, क्योंकि उस पर सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होती है। आप समझो कि अपना पैसा लगा के धंधा करना, फिर उससे पहले अपना पैसा निकालना, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन निकालना, कितना टफ काम है। तो गाइस, धंधा करने के लिए ना एक तो पैसा और जिगर दोनों चाहिए है। अब जब आप 32 साल की उम्र में खड़े हो, अब ना तो आपके पास कोई ऐसा धंधा है, अगर आपकी फैमिली बिजनेस से बिलोंग नहीं करती है, अगर आपकी फैमिली जॉब से बिलोंग करती है, सर्विस साइड से बिलोंग करती है, तो भाई धंधा कैसे करोगे? क्योंकि धंधा बहुत एक्सपीरियंस मांगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है जिगर मांगता है। क्योंकि पैसा तो आप कहीं से ले आओगे, इन्वेस्टमेंट आप कहीं से ले आओगे, लेकिन धंधा करने के लिए जो जिगर चाहिए होता है वो जिगर कहाँ से लाओगे? तो बिजनेस तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है यूपीएससी के लिए, क्योंकि जब आप 30 साल 32 साल में धंधा स्टार्ट कर रहे हो, 10 लाख 20 लाख में आजकल कुछ होता नहीं है, आपको एक बड़ा पैसा चाहिए धंधा करने के लिए, तो वो पैसा कहां से लाओगे? और उसके बाद क्या श्योरिटी है कि आप उस धंधे में सक्सेसफुल हो जाओगे? ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो आपको कभी भी पीछे धकेल सकता है। इसके बाद एक फैक्टर और आता है, वो आता है शादी वाला। देखो, एक जो शादी की लाइफ होती है ना, इंडिया में ये माना जाता है कि लड़का अगर आपका 24 साल 25 साल का हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी शादी कर दो। लेकिन आजकल चूंकि ये ट्रेंड हो गया है कि आदमी तब शादी करता है जब वो सेटल हो जाता है। अब सेटल होने में देखो, कोई यार 22 साल में सेटल हो रहा है, कोई 24 साल में हो रहा है, कोई 26 में हो रहा है, कोई 28 में हो रहा है, और आप तो 30 साल में भी नहीं हुए। 30 साल में आप 6 अटेम्प्ट देके फेल होके खड़े हुए हो, ना आपके पास नौकरी है, ना आपके पास धंधा है, ना आपके पास लड़की है, ना आपके पास शादी है। मतलब आप समझो कि कोई भी लड़की आपसे क्यों शादी करेगी? आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अनसक्सेसफुल हो चुके हो, आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, और ऊपर से जो रिश्तेदारों को प्रेशर है वो तो अलग लेवल पे चल रहा है भाई साहब। वो बोल रहे हैं कि यार मेरा लड़का तो 26 साल में इससे ज्यादा कमा रहा है, शादी करके सेटल हो चुका है, आप अपने लड़के की शादी कब कर रहे हो? अब उनको कौन समझाए कि मेरा लड़का यूपीएससी दे रहा था, यूपीएससी देने में उसकी आधी जिंदगी निकल गई, यूपीएससी तो निकला नहीं, लेकिन अब ताने अलग सुनने पड़ रहे हैं लोगों के।
तो गाइस बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप हर कोई जाके आईएएस की तैयारी करे। अब आप ये सोचोगे कि क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको आईएएस की तैयारी करनी कि नहीं करनी है। देखो गाइस, एक तो होता है ना जज्बा, कि भाई आपको एक जज्बा है कि नहीं मुझे आईएएस बनना ही बनना है, मुझे आईपीएस बनना ही बनना है, और उसके लिए कुछ भी लगे, मैं कितनी भी मेहनत लगे, मैं करने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा जज्बा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस टाइम पे आप आईएएस की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि आईएएस होता क्या है, पीसीएस होता क्या है। आपने सिर्फ लोगों के मुंह से सुना होता है, आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स के सपने देखे होते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने सपना देखा है कि मुझे आईएएस बनाना है, इसलिए मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं। तो इसलिए मत जाओ कि सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं आईएएस बनना। आप अपने आप को परखो, आप समझो कि आप अपने स्कूल में फर्स्ट आए हो, आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे, आपके स्कूल में मैक्सिमम 1000, 1500, 2000 बच्चे होंगे। स्कूल छोड़ दो, आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, आपकी क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे होंगे। अगर आप उन 50-60 बच्चों में फर्स्ट नहीं आ पा रहे हो, 50-60 बच्चों को आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे हो, तो वहां तो यार 11 लाख बच्चे खड़े हैं ना। अब कोचिंग वाला कोई आपसे बोले कि आपको 11 लाख से क्या मतलब है, सीट तो 1000 है ना, 1000 बच्चे को सिर्फ पीछे छोड़ना है आपको। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। जब आप 11 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़े हो रहे हो ना, तब आप उन 11 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के ही तो आप आगे बढ़ोगे ना। अब आप कभी आप अपने स्कूल में फर्स्ट नहीं आए हो, कभी आप अपने कॉलेज में फर्स्ट नहीं आए हो, आप हमेशा एक मिडिल क्लास बच्चे रहे हो। मिडिल क्लास बच्चे मतलब जो 60% से 70% या 70% से 80% के बीच में जो अटका रहता है ना, वो मिडिल क्लास बच्चा रहता है। ना तो वो फेलियर कैटेगरी में आता है, ना ही वो टॉप क्लास कैटेगरी में आता है। तो आप समझो कि जब आप हमेशा लाइफ में अपने एवरेज रहे हो, तो एकदम से ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि आप कोचिंग पढ़ने जाओगे और 11 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के आईएएस बन जाओगे। गाइस ऐसा नहीं होता है। यही रीजन है लोग अपनी कैपेबिलिटी नहीं समझ पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि मैं किस लायक हूं, और इस चीज को एक्सेप्ट करना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं आईएएस लायक नहीं हूं, मैं क्यों करूं आईएएस की तैयारी। अगर मेरे 99% मेरे आ रहे होते हर एग्जाम में, मैंने कॉलेज टॉप किया होता, मैंने पूरा स्टेट टॉप किया होता, तब तो मैं सोचता कि भाई मैं पढ़ाई में इतना होशियार हूं, मैं आईएएस बन सकता हूं। लेकिन जब आप एक एवरेज बच्चे हो, एवरेज बच्चे होने के बाद भी आप अपने सालों साल आईएएस में खपा रहे हो, सालों साल आईएएस में बर्बाद कर रहे हो, तो भाई ये आपकी बेवकूफी है। ये मैं आपकी समझदारी नहीं बोलूंगा। वो अलग बात है कि ऐसा में से हर बच्चा आईएएस जो बन रहा है वो हर बच्चा टॉपर नहीं है। कुछ बच्चे एवरेज बच्चे भी आईएएस बन रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कितना है। अगर 1 लाख में एक बच्चा भी, वो मिडिल क्लास बच्चा, एवरेज बच्चा, अगर 1 लाख बच्चों में से एक बच्चा आईएएस बन रहा है, तो भाई साहब बाकी बच्चों को तो सोचो ना, उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। यही रीजन है कि सिर्फ भीड़ बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट तो सीट नहीं बढ़ा रही है, लेकिन सिर्फ भीड़ को बुला रही है। अब भीड़ के आने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को तो फायदा हो ही रहा है कि भाई उसको टैक्सेस भी मिल रहे हैं, प्लस कोई बच्चा हल्ला भी नहीं मचा रहा है कि भाई मुझे जॉब दो, जॉब दो। तो गाइस अगर आप आईएएस नहीं निकाल सकते हो, तो ये आपको खुद पता होगा कि मैं आईएएस नहीं कर सकता हूं, तो क्यों उस पे जाना है। जिंदगी आईएएस नहीं है, आईएएस सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और ऐसा भी नहीं कि जिसने आईएएस बन गया है, जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, उसकी लाइफ कुछ अलग लेवल पे चली गई हो, या उसकी लाइफ में आगे कभी कोई समस्या ही नहीं आई हो कि भाई अब तो मैं आईएएस बन गया, अब मेरी लाइफ में ना कभी समस्या आएगी ना कभी आ सकती है। गाइस ऐसा नहीं होता है। आईएएस बनना भी एक प्रोसेस है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। यूपीएससी करना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। और दूसरी चीज, आपको जब पैसा ही कमाना है ना, भाई देखो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यही कहता है कि अच्छा पढ़ो। टीचर साहब से वो कहते हैं अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो भाई जब पैसा ही कमाना है ना, तो ये जाके देखो ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता है, बिजनेसमैन भरता है। आप ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास हुआ, बिजनेसमैन के पास हुआ। तो यार जब पैसा ही कमाना है, पावर ही कमानी है, तो जरूरी थोड़ी कि सिर्फ आईएएस बनो। आप बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हो, पावर कमा सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो। तो इस वीडियो का जो लास्ट कंक्लूजन मैं आपको बताने वाला हूं, वो मेरा मानना ये है कि भाई पहले आप अपनी औकात देख लो कि आप आईएएस के लायक हो कि भी नहीं हो, क्योंकि वहां सिर्फ भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप 101% आईएएस निकाल लोगे, आपने अपनी पूरी लाइफ में टॉप किया हुआ है, तब तो आप देखो आईएएस पे जाओ। वरना समय बर्बाद करने के लिए, पैसा बर्बाद करने के लिए मत जाओ। वो समय किसी ऐसी चीज में लगाओ जो आगे आपको फ्यूचर में पैसा कमाने में या पावर कमाने में हेल्प कर सके। क्योंकि देखो जब अल्टीमेट गोल पैसा है ना, अल्टीमेट गोल पावर है, अल्टीमेट गोल पोजीशन है, तो वो सिर्फ आईएएस के पास नहीं होती है। वो पैसा, पावर और पोजीशन दूसरी चीजों से भी, अदर चीजों से भी कमाई जा सकती है। तो गाइस इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कर दो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि अगर आपका यूपीएससी नहीं निकलता है तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचेंगे, आप अपनी लाइफ में कहां जाओगे और कैसे आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाओगे।
गाइस ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय फाइनेंस।